Hey guys, welcome and welcome back to your own academy, that is Achievers Academy. I hope you all are well. So guys, आपका एग्ज़ाम है बहुत ही पास तो यूपी का। तो हम प्रीवियस पेपर्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज जो मैं पेपर आपको डिस्कस कर रही हूँ ये टीजीटी यूपी, ठीक है, यूपी का टीजीटी इंग्लिश का पेपर है 2013 का, 2013 का पेपर है, ध्यान रखना। यूपी टीजीटी इंग्लिश 2013 का ये एग्ज़ाम है, ठीक है। अब इस एग्ज़ाम में क्या है आपको पता है, टीजीटी इंग्लिश है तो थोड़ा सा इसमें लिटरेचर है, वोकेबलरी है, ग्रामर है, सब कुछ है। तो प्रीवियस पेपर को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या आया हुआ है। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो 1 to 5 तक जो क्वेश्चन है वो पैसेज से रिलेटेड है। अब आपको पता है बच्चे, पैसेज का करने का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता। पैसेज को करने का क्या तरीका होता है, आप फटाफट पैसेज को पढ़ रहे हो, बाय ह्यूमन ऑब्लिगेशंस आई मीन द एबिलिटी टू बिहेव एंड रिजनेबल, ऐसे पढ़ रहे हो, ठीक है। पढ़ते पढ़ते मेन वर्ड्स हैं उनको ऐसे अंडरलाइन सा करते जाओ, जहाँ लाइन में आपको थीम नज़र आ रही है वो अंडरलाइन सा आप करते जाओ, ठीक है। इस तरीके से जब आप पढ़ोगे तो ह्यूमन ऑब्लिगेशंस डोंट इंक्लूड, तो आपको देखना है भाई पैसेज में ये वाली जो पॉइंट है ह्यूमन ऑब्लिगेशंस डोंट बी इंक्लूड मेकिंग अदर्स फील, तो किस में इंक्लूड नहीं की जाती। तो आपको जाके ऐसे पैसेज में देखना है भाई ह्यूमन ऑब्लिगेशन आई मीन एबिलिटी टू बिहेवियर, तो इसका मतलब ये होता है, मतलब कहने का हम मीनिंग को फाइंड आउट करना और फिर जाके आंसर्स करना है। तो 1 to 5 क्वेश्चन को हम स्किप कर देते हैं, 1 से 5 क्वेश्चन पैसेज से रिलेटेड हैं, तो वो हर एग्जाम में नए ही होंगे। नेक्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंस, आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। क्वेश्चन है मिल्टन्स एरियोपेगिटिका कंसर्न विद, तो मिल्टन का बहुत ही फेमस वर्क है, आपको पता है ये अर्लीस्ट ऐसे है जिसमें इसने आर्ग्यू किया था, बहुत बार इंपॉर्टेंटली पूछा था, लिबर्टी ऑफ प्रेस, ये ना प्रेस की लिबर्टी के ऊपर था, ठीक है। ध्यान रखना है जोल मिल्टन का जो एरियोपेगिटिका है ये एक अर्लीस्ट ऐसे में से था मिल्टन के, जिसमें जो प्रेस की फ्रीडम है उसके लिए जो सेंसरशिप वगैरह चलती थी उसके अगेंस्ट, मतलब उसके लिए इसने जो है इस ऐसे के अंदर लिखा था। तो काफ़ी बार ये क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा गया है, याद रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आपको एक सेंटेंस गिवन है और उसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो है बनाना है। अब आपको पता है सेंटेंस जैसे सिंपल सेंटेंस होता है, देन आपका कंपाउंड सेंटेंस होता है जिसको हम संयुक्त वाक्य बोलते हैं, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है जिसको हम मिश्रित वाक्य बोलते हैं। ही हैड टू साइन और बी एक्सिक्यूटेड, कहते हैं ना किसी को एग्जीक्यूट कर देते हैं, ही हैड टू साइन, या तो उसको साइन करना पड़ेगा अदरवाइज उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। तो इसको आपको कॉम्प्लेक्स में बदलना है, मतलब मिश्रित वाक्य के अंदर बदलना है। तो आपको पता है मिश्रित वाक्य कौन सा होता है, जिसमें एक आपका सबॉर्डिनेट क्लोज हो, मतलब एक तो ऐसा होता है जो, मतलब सीधी सी भाषा में समझना, एक मेन वाक्य होता है और एक उसके ऊपर बेस्ड वाक्य होता है, तो उसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। ही हैड टू साइन और दी एग्जीक्यूट, तो इफ़ ही हैडंट साइंड ही वुड हैव बीन एग्जीक्यूट, ठीक है। इफ़ ही डिडंट साइंड तो होता नहीं है, ही हैड नॉट एग्जीक्यूट, इफ़ ही हैड नॉट, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा भाई, आपको पता है ये जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, इफ़ ही हैड नॉट साइंड ही वुड हैव बीन एग्जीक्यूट, वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो बी वाला सेंटेंस है वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है फाइंड आउट द मिस स्पेल्ट वर्ड, तो मिस स्पेल्ट आपको हमेशा पूछा जाता है भाई, तो आपको मिस स्पेल्ट बताना है। तो मिस स्पेल्ट जैसे डिस्पैरेज है, लाइसेंशियंस है, मेलाइबल है, तो इसमें डिलीमा की स्पेलिंग जो है गलत गिवन है, तो मिस स्पेल्ट आपको पूछा जाएगा। मिस स्पेल्ट के लिए एसपी बख्शी में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो मिस स्पेल्ट हैं, तो आप उन वर्ड्स को रिवाइज कर जाना, मे बी उनमें से आपको कुछ मिल जाए। हु हैज़ रिटन कैम्बेलिन, तो आपको पता है एवरीबडी नोज कैम्बेलिन वॉज रिटन बाय द शेक्सपियर इन 1806 और 1808 के अराउंड शेक्सपियर ने लिखी थी कैम्बेलिन, और इसके अंदर 5 एक्ट्स थे, ठीक है, 5 एक्ट थे, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ये एक टर्म दी गई है यूफोनी, यूफोनी मीन्स क्या होता है, यूफोनीमी का अर्थ होता है मतलब कुछ प्लीजेंट सा जो साउंड होता है ना, कुछ जो मधुर सी आवाज़ होती है ना बच्चे, उसको बोलते हैं यूफोनी, ठीक है। तो प्लीजेंट सा साउंड होता है, जो कोई मधुर सी आवाज़ होती है उसको बोलते हैं ये यूफोमी, ठीक है, वर्ड ध्यान रखना है। नेक्स्ट है चेंज द सेंटेंस टू द पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना है। पैसिव वॉइस मैंने आपको अच्छे समझा रखा है, आई सा हिम ओपनिंग द बॉक्स, तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है जब आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करते हो बच्चे, तो आपका सेंटेंस कभी भी चेंज नहीं होता, मतलब सेंटेंस का जो टेंस होता है वो चेंज नहीं होता। यदि वो टेंस पास्ट में है तो पैसिव वॉइस में भी पास्ट में ही रहेगा, सिर्फ नरेशन में टेंस चेंज होते हैं, ध्यान रखना, एक्टिव पैसिव में टेंस चेंज नहीं होता। आई सा हिम ओपनिंग द बुक्स, तो ही वाज सीन ओपन द बुक्स, तो सिंपल है बनाने का तरीका। कैसे बनाएंगे भाई एक्टिव वॉइस से, आई सा हिम ओपनिंग द बॉक्स, तो हम क्या करते हैं हमेशा जो पीछे का सेंटेंस है उसको आगे ले आते हैं। आई सा हिम ओपनिंग द बॉक्स
ठीक है, तो ध्यान से इस टेंस को समझो। आई सा हिम ओपनिंग द बुक्स। तो ये जो ING है, कई बच्चों को लग रहा होगा कि ये कॉन्टिन्यूस टेंस का एग्जाम्पल है, बट बच्चे ये कॉन्टिन्यूस टेंस का एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस टेंस का एग्जाम्पल होता तो ING से पहले आपको इज MR जरूर मिलता। इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूस का तो एग्जाम्पल नहीं है, तो बीइंग वाला सीन तो बनेगा ही नहीं। तो आई सा ये पास्ट टेंस का है, तो आई सा हिम ओपनिंग द बुक्स, ये सेकेंडली ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, तो ही वॉज सीन। ठीक है, ही वॉज सीन ओपनिंग द बुक्स बाय मी नहीं भी गिवन है तो कोई दिक्कत नहीं है। ही वॉज सीन ओपनिंग द बुक्स बाय मी, क्योंकि ही आपको पता है सबसे पहले ऑब्जेक्ट का हम क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं, फिर जो भी टेंस हो उसका हेल्पिंग वर्ब रख दिया, फिर हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, फिर जो आपका सेकंड ऑब्जेक्ट गिवन है ये यहाँ पर ले आए, फिर बाय मी भी होता सेंटेंस में तो भी ये क्वाइट ओके था। ठीक है, पर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना है उतना करो। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस। आपको यहाँ पर एक सेंटेंस गिवन है 4 और आपको फाइंड आउट करना है कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। तो सीधी सी बात है, सेंटेंस को पढ़ो फटाफट। ऑलवेज रीच द स्कूल एट टाइम, नो इट्स नॉट इन पैसिव वॉइस, ये एक सिंपल सा सेंटेंस है। प्लीज ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, इट्स नॉट द पैसिव वॉइस, क्योंकि इसका एक्टिव से पैसिव बनेगा। लेट हिम रीड ए बुक, इसका भी एक्टिव से पैसिव। लेट द सैलरी बी गिवन बाय दीज द क्लर्क्स, तो आपको पता है लेट के साथ बी लग चुका है, तो ये आपको पता है पैसिव फॉर्म बन चुका है। ठीक है, क्योंकि लेट वाले सेंटेंस हमेशा लेट लगा के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में क्रिएट करके और देन बी लगा के ही बनाते हैं। नेक्स्ट है, तो ये ठीक था। हाउ मैनी पार्ट्स देयर इन द प्रील्यूड, तो प्रील्यूड आपको पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो वर्ड्सवर्थ हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, उनकी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है प्रील्यूड। और प्रील्यूड जो है इन 1719, प्रील्यूड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए बच्चे आप याद रखेंगे कुछ पॉइंट्स। प्रील्यूड को लिखना इन्होंने 1799 में स्टार्ट किया था, 1799 में स्टार्ट किया था, और ये कंप्लीटेड हुई थी 1805 में। ये सारे बात याद रखना, प्रील्यूड को स्टार्ट किया था 1799 में और ये बुक कंप्लीट हुई थी 1805 में। बट द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो बुक थी पब्लिश हुई थी वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद 1850 में। ठीक है, ध्यान रखना ये बुक, और ये ऑटोबायोग्राफिकल है वर्ड्सवर्थ की, तो ये इनकी डेथ के बाद जो है पब्लिश हुई थी, जो कि 14 पार्ट्स में थी। ठीक है, ध्यान रखना। तो देर आर द 14 पार्ट्स ऑफ दिस बुक। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कितने पार्ट्स में ये बुक थी, तो भाई ये बुक कितने पार्ट्स में थी माय डियर स्टूडेंट्स, 14 पार्ट में ये बुक थी, ध्यान रखना। तो कब लिखी, 1799 में। कब कंप्लीट हुई, मतलब लिखना स्टार्ट किया 1799 में, कंप्लीट हुई 1805 में, और पब्लिश हुई, पब्लिशिंग डेट याद रखना। और ये भी याद आता है वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद कौन सी पोएम पब्लिश हुई थी, तो दिस इज द सेम आंसर, प्रील्यूड। और ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट है एल्शिनोरे इन डेनमार्क इज द सीन इन द शेक्सपियर प्ले। शेक्सपियर के किस प्ले में ये जो एलिशनोर एंड डेनमार्क का सीन है वो शेक्सपियर के हैमलेट के प्ले में है। ठीक है, शेक्सपियर किस प्ले में है भाई, हैमलेट प्ले में है। हैमलेट इज द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी बाय शेक्सपियर, यू ऑल नो। फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। ए सोनेट कंसिस्ट, आपको पता है एक सोनेट जो होता है, तो सोनेट के अंदर क्या होता है बच्चे, सोनेट के अंदर होती हैं 14 लाइन्स। ठीक है, सोनेट होता है 14 लाइन्स कंटेन होती हैं, आइम्बिक पेंटामीटर्स में लिखा होता है। और आपको पता है अलग अलग इस सोनेट के ऊपर है ना, मैंने पूरा डिटेल वीडियो आपको करवा ही रखा कि पैटर्न सोनेट से सोनेट कहाँ से शुरू हुआ, कौन लेके आया, और लास्ट में एक डिफरेंट सा सोनेट भी मैंने आपको बताया था 10.5 लाइन का, कर्टेल सोनेट्स वाला। तो सारे सोनेट्स बहुत अच्छे से याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंस। गोल्सवर्दी प्ले स्ट्राइफ डील विद द सब्जेक्ट ऑफ, जो स्ट्राइफ है वो किस सब्जेक्ट के साथ जो है डील करता है। गोल्सवर्दी का जो स्ट्राइफ है वो किस प्ले के साथ, मतलब क्या थीम है स्ट्राइफ की। तो बच्चे जो गोल्सवर्दी का स्ट्राइफ है वो लेबर जो क्लास है, मतलब लेबर्स का जो डिस्प्यूट है ना, तो स्ट्राइफ है वो 3 एक्ट प्ले है जो ये डील करता है। एक कॉन्फ्लिक्ट है जो एक कैपिटलिस्ट होते हैं ना, मतलब पूंजीवादी लोग होते हैं, और जो आम लेबर क्लास होती है उनके बीच होते हैं। ठीक है, ये रिटर्न हुआ था 1907 में और पब्लिश किया गया था 1909 में, तो ध्यान रखना, मार्ले मिंटो वाले साल। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। मीनिंग है तो आपको पता है, वोकेबलरी है तो वोकेबलरी डिपेंड करती है आप कितना हार्डवर्क कर रहे हो। आप कुछ 10 दिन में आप सोचो वोकेब के मास्टर बन जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। डेली डेली अपनी वोकेब को इम्प्रूव करने का कोशिश करें। तो द क्रेवन है, क्रेवन मीन्स होता है लाइक जो डरपोक सा पर्सन होता है उसको बोलते हैं, मतलब अंधेरे से टाइप में, जो डरपोक सा टाइप में रहता है, अंधेरा सा टाइप है, तो उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है। ठीक है, मतलब जो डरावना सा होता है, मतलब जो डरपोक होता है, तो कॉवर्ड वो होते हैं ना, डरपोक, दब्बू। ठीक है, तो उसके लिए वर्ड यूज़ होता है। नेक्स्ट है हु रिटन द जोएलिन अमंग द फॉलोइंग राइटर्स। किस राइटर ने लिखा था ये वर्क, तो ये जॉन गोल्सवर्दी का वर्क है भाई, ध्यान रखना, जॉन गोल्सवर्दी का जो है ये वर्क है, और ये
98 में लिखा गया था। और शिडो नेम आपको पता है ये डिफरेंट नेम से लगते थे, सर सिंजोन से लिखते थे, सर सिंजोन, क्योंकि मतलब इनके फादर का नाम भी गोल्सवर्दी था, तो जॉन के सर मतलब बेटा ऐसे करके ये सर सिंजोन के नाम से लिखते थे। ठीक है, नेक्स्ट है नेम ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच इन फॉलोइंग लाइन्स। आपको इन लाइन्स में जो फिगर ऑफ स्पीच है वो डिस्क्राइब करना है कि विच फिगर ऑफ स्पीच आपको इन लाइन्स में यूज़ हुआ है। बॉयज़ विल बी बॉयज़, लड़के लड़के ही होते हैं, तो लड़के लड़के ही होते हैं, तो ये एपिग्राम है। मैं आपको बता देती हूँ एपिग्राम क्या होता है। जैसे पर्सोनिफिकेशन तो आपको पता है, पर्सोनीफाई किया जाता है किसी भी चीज़ को। मेटोनोमी में जब आप एट द होल को डिस्कस करते हैं, मैंने फिगर ऑफ स्पीच पे 2-3 वीडियोस करवा रखी इवन प्रैक्टिस के साथ। और एपिग्राम एक ऐसा लाइक फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें दो अपोजिट जो विचार होते हैं, मतलब दो अपोजिट होते हैं, तो उनको हम एक्सप्रेस करते हैं दूसरों का ध्यान आकर्षित करने के लिए। जैसे चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, तो ये एपिग्राम टाइप की होती है। बॉय विल बी बॉय, ठीक है, मैन कैन नॉट बी केयरफुल इन द चॉइस ऑफ एनिमीज, तो इस टाइप के सेंटेंसेज होते हैं। ये फादर, मैन इज़ द फादर ऑफ मैन, ये भी चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, ये वर्ड्सवर्थ वाली जो लाइन है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंटली एपिग्राम में मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस। कॉमस, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है भाई, जॉन मिल्टन का है जो है कॉमस। तो ये कॉमस एक मास्क है, आपको ध्यान रखना, कॉमस एक मास्क है। अब ये मास्क क्या होता है, आई जस्ट टेल यू। जैसे प्लेस होते हैं, आपको पता है प्लेस को स्टेज पे परफॉर्म किया जाता है, गॉट इट, प्लेस को स्टेज पे परफॉर्म किया जाता है, बट मास्क इज़ आल्सो काइंड ऑफ प्ले। बट इसको जो स्टेज पे परफॉर्म किया जाता है ना बच्चे, तो इसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म किया जाता है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म करने का मतलब पता क्या है, जैसे कि लाइक राजा रानी के लिए कोई ड्रामा परफॉर्म किया जा रहा है, ठीक है, तो आपको पता है जो राजा है रानी है भाई, वो तो हाई सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। अब उनको आम लोगों के साथ बिठा के प्ले थोड़ी ना दिखाएंगे, तो उनके लिए बहुत ग्रैंड स्टेज बनाया जाता है, मतलब बहुत ज़बरदस्त तरीके से सजाया जाता है। बेन जॉनसन इसमें बहुत फेमस है भाई, ये मास्क वगैरह लिखने में, ठीक है, तो ये इस टाइप के होते हैं। तो कॉमस एक मास्क है, ध्यान रखना, जो कि जॉन मिल्टन ने लिखा था 1643 में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट स्पीच, आपको क्रिएट करना है। डायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट स्पीच मतलब नरेशन आपको क्रिएट करना है। ड्यू राइट ए गुड हैंड ही सैड, तो आपको पता है ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस है बच्चे, तो वो आस्क से बनेगा। तो सबसे पहले तो ही आस्क्ड, ही आस्क, ही आस्क, ठीक है भाई चारों में, बट अपना खुद बना के देख लो, ही आस्क्ड वेदर। अब मैंने आपको चीज़ें समझाते टाइम ये बताया था, देखो जब ये चीज़ आ जाती है ना, डू डिड, ये आप बड़े कंफ्यूज होते हो, आप कहते हो अरे यार फंस गया मैं, इनका क्या करूँ, इनका कुछ नहीं करना, भूल जाओ ये है भी या नहीं। ये सिर्फ आप इतना सा ध्यान रखो, ये टेंस को प्रेजेंट करती हैं, बस सीधी सी बात है, ये टेंस को प्रेजेंट करने के लिए आए हैं और हमें टेंस प्रेजेंट करना है। तो ही आस्क्ड, अब आपको पता है इंटेरोगेटिव है तो वेदर लगाएंगे, इफ़ भी लगा देते हैं, बट वेदर है, ठीक है। अब यू है, यू जो है इस सेंटेंस को उल्टा लिख दिया, बट ये ऐसे है, ही सैड डू यू राइट ए गुड हैंड, मतलब ऐसे है, सीधा सा दिमाग लगा लो, तो ही सैड को लगा दिया, ही आस्क्ड वेदर। अब आप डू को भूल जाओ कि डू भी कोई चीज़ है, आपको सिर्फ ये सोचना है भाई ये तो यहाँ पर इंटेरोगेशन बनाने के लिए आ गया और रिप्रेजेंट है, तो पास्ट में चेंज होएगा। नरेशन में हमेशा टेंस चेंज होता है उसके अपोजिट्स में, ठीक है। तो डू यू राइट ए गुड हैंड, तो ही सैड ही आस्क्ड वेदर आई रॉट, राइट का बन गया रोट सेकंड फॉर्म, ए गुड हैंड, बस सीधा सीधा, बहुत ईजी सेंटेंस है। फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर सेंटेंस। नेक्स्ट है फिलिंग इन द गैप विद द अप्रोप्रिएट वर्ड। आपको ये जो PDF है ये मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, ठीक है। fill in the gap with an appropriate word. I am badly in need of money. I am badly in need of money, मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा नीड ऑफ है मनी की। कंप्लीट करना सेंटेंस, मिल्टन बिकेम ब्लाइंड एज एज 44 की एज में मिल्टन कम्प्लीटली ब्लाइंड हो गए थे। मिल्टन जो बॉर्न हुए थे 1608 में और कम्प्लीटली ब्लाइंड हो गए थे ईयर ऑफ 1652, ठीक है। और आपको पता है इनकी ब्लाइंडनेस के ऊपर जो सबसे फेमस पोएम है, डेट इज ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जिसके अंदर ये लाइन लिखता है, हु आल्सो सर्व दे वेट फॉर देयर टर्न। तो ये गॉड को फेथ दिखाते हुए मिल्टन ने लाइन लिखी थी, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, और बाकी फेमस है। नेक्स्ट है फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज एन एरर। एरर फाइंड आउट करना है। अब एरर है तो भाई ढूंढते हैं एरर कौन सा होगा। आर यू, इतना आसान एरर, आर यू लिव्ड अलोन और मैरिड। अरे भैया तुम आर यू बोल रहे हो तो सीधी सी बात है, हेल्पिंग वर्ब लगाइए, तो हेल्पिंग वर्ब को कॉन्टिन्यूस फॉर्म के साथ लगती है। इज एम आर इज रिलेट टू कॉन्टिन्यूस। हर चीज़ को आप समझो, मैंने आपको टेंस करवाएं, मतलब आप है ना चीज़ों, कोई भी मुश्किल नहीं। आपको लगता है यार यूपी का पेपर मुश्किल है, मैं कह रही हूँ सीरियसली बहुत आसान है। यदि आपने ढंग से एक एक लेक्चर को देखा है, पढ़ा है ना, तो इट्स रियली ईजी फॉर यू गाइज। आप ध्यान से देखो, जब हमने टेंस पढ़े हैं
तो टेंस पढ़ने का मतलब क्या है, उसमें एक एक चीज़ को, यही तो सारी बातें हमने पढ़ी हैं टेंस में। तो आर यू लिव्ड अलोन और मैरिड, तो आपको पता है आर आ गया तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, तो भाई कॉन्टिन्यूस का होता है, कॉन्टिन्यूस का है तो यहाँ पास्ट कैसे लग सकता है, तो इसका मतलब बी इज अ एरर, तो बी आएगा एरर। ठीक है, नेक्स्ट है इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डज एडम अपीयर, तो भाई एडम एक ओल्ड सर्वेंट है जो आपको पता है शेक्सपियर के किस प्ले में आता है, एज यू लाइक इट, एडम। ठीक है, तो एडम एज यू लाइक इट का है, एज यू लाइक इट बहुत ही बढ़िया रोमांटिक कॉमेडी है, विलियम शेक्सपियर द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। नेक्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंस विद करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो, ही गेव हिम व्हाट ही वांटेड। ठीक है, सीधा सा ही गेव हिम व्हाट ही वांटेड, वो उसको वो चाहिए, मुझे लग रहा है आप ले लोगे 110 आराम से। फिल द गैप, आई विल सिट डैश माई डेस्क टू डू माई लेसन, आई विल सिट फिलिंग इन द ब्लैंक माई डेस्क टू डू माई लेसन। अब ध्यान से देखना, आई विल सिट विद डेस्क तो होगा नहीं, इन डेस्क भी नहीं होगा, फॉर डेस्क भी नहीं होगा, आई विल सिट एट डेस्क, मैं अपने डेस्क पे बैठ रहा हूँ। जब कोई फिक्स जगह आपको इंडिकेट की जाती है ना, जैसे ऑन द डेस्क भी कई बच्चे कहेंगे ऑन डेस्क, लेकिन भाई डेस्क पे नहीं बैठ के ऊपर पढ़ा जाता, मतलब डेस्क का मतलब यही होता है कि मैं वहाँ पर फिक्स्ड हो गया, मतलब वो मेरी जगह है, तो फिक्स जगह को इंडिकेट करने के लिए एट का प्रयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट है वॉलपॉन फेल ए विक्टिम हिज ओन ग्रिड, तो इस सेंटेंस में मतलब फिलिंग इन द ब्लैंक पे है, तो वॉलपॉन फेल ए विक्टिम टू हिज ओन ग्रिड। ठीक है, टू हिज ओन ग्रिड। नेक्स्ट है फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस इज एन एरर, अगेन यू शुड फाइंड आउट द एरर। ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं क्या है। इवन दो द शर्ट इज रेदर एक्सपेंसिव बट आई विश टू परचेज इट विद माई ओन डैश मनी, नो एरर। अब ध्यान से देखो, इवन दो द शर्ट इज रेदर एक्सपेंसिव, जब दो का यूज हो गया, दो और बट एक ही सेंस में तो होते हैं, दो सेम सेंस के वर्ड एक ही सेंटेंस में आ रहे हैं, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं सुपरफ्लुअस एरर। जब कहते हैं ना वेरी भी लगा दे और टू मच भी लगा दे, मतलब कहने का मतलब एक ही मीनिंग देते हुए जब दो सेंटेंसेस को हम एक ही सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो उसको बोलते हैं सुपरफ्लुअस एरर। तो इट्स अ एरर, बट और दो, तो बट वाला सेंटेंस क्या है भाई, एरर है, क्योंकि बाद में ये है, दैट्स वाई। नेक्स्ट है ड्रिजे, ये बहुत बार आता है, बहुत बार एग्जाम्स में, मैंने D+B में भी शायद ये क्वेश्चन देखा है, डिफरेंट एग्जाम में क्वेश्चन देखा है। जो ड्रिज होता है ना, तो ड्रिज मीन्स होता क्या है, तो ड्रिज मीन्स होता है सॉन्ग ऑफ ग्रीफ, ध्यान रखना, ए लेमेंटेशन फॉर किसी की डेथ, स्पेशली मतलब लाइक फ्यूनरल होता है ना किसी का, फ्यूनरल जो ड्रिज होता है, मतलब किसी की डेथ हो जाती है तो उसका संस्कार किया जाता है, तो उस टाइम जो लाइन्स बोलते हैं चर्च वाले, तो वो लाइन्स होती हैं। ठीक है, सॉन्ग ऑफ ग्रीफ। और जो पोएम लिखी जाती है लेमेंटेशन के ऊपर उसको एलेजी बोलते हैं। ठीक है, जो पोएम लिखी जाती है उसको एलेजी बोलते हैं, और जो सॉन्ग लिखा जाता है उसको ड्रिज बोलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट ऑप्शंस। वन impulses from and vernal woods, the above line has been quoted from, तो the above line has been quoted from the table turn। ठीक है, टेबल टर्न रिटर्न द वर्ड्सवर्थ, जो वर्ड्सवर्थ ने लिखी है द टेबल टर्न, उससे ये लाइन्स ली गई हैं। और ध्यान रखना द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो नेचर को कनेक्ट करके है, और टू ड्यूटी, इसमें नेचर को ये भी पूछ लेते कई बार ड्यूटी किसके लिए यूज़ किया गया, तो नेचर के लिए यूज़ किया गया है। और टेबल टर्न में लाइन है वन इम्पल्सिस फॉर द वर्नल वुड्स, तो लाइन्स का बच्चे कोई शॉर्टकट नहीं होता, लाइन्स क्या है, आप जितना भी प्रैक्टिस करोगे, देखो टीचर आपको कंटेंट समझा सकता है, आपको पढ़ा सकता है, बट सीरियसली मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, प्रैक्टिस आपके ऊपर है, कंटेंट 100% पढ़ाना मेरा काम, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आप टॉपर लिस्ट में शामिल होगे। ठीक है, तो बच्चे प्रैक्टिस करने से कभी पीछे ना हटे, उसमें जितने भी क्वेश्चंस आते हैं आपको क्लियर हो जाते हैं। नेक्स्ट है द पीपल हैव ट्राइड देयर बेस्ट टू प्रोवोक द फ्लड विक्टम्स, फाइंड आउट द करेक्ट एंटोनियम्स ऑफ द, ये लाइंस कहीं हाईलाइट्स तो कर ही नहीं रखी, जो बोला है कि लाइन किस का हमें बताना है, बट यहाँ पर प्रोवोक ही है मेन वर्ड, तो इसने प्रोवोक का ही अपोजिट पूछा है। अब ध्यान से देखो, कोई भी वर्ड है बच्चे आपको उसका अपोजिट याद करना मतलब नहीं होता, क्योंकि आपको पता अपोजिट याद करोगे तो कंफ्यूज होगे, आपको सिमिलर्स पता, आपकी वोकैब स्ट्रॉन्ग है तो आप फाइंड आउट करोगे। प्रोवोक का मतलब आपको पता होना चाहिए, प्रोवोक का मतलब होता है किसी को आगे बढ़ाने के लिए क्रेजी करना। ठीक है, तो ग्रेटिफाई करना, कन्विंस करना, पैसिफाई करना। अब देखो किसी को क्रेजी कर रहे हो तो उसका अपोजिट क्या होगा, उसको पैसिफाई कर रहे हो, शांत हो जा भाई तू। ठीक है, तो अपोजिट है, तो अपोजिट कभी लर्न नहीं किए जाते, आपको मीनिंग पता होना चाहिए, यू शुड फाइंड आउट अपोजिट योर ओन वे। मिल्टन्स पैराडाइज लोस्ट कंसिस्ट ऑफ 12 बुक्स, एवरीबडी नोज मिल्टन का जो पैराडाइज लोस्ट है कंसिस्ट है 12 बुक्स में, पब्लिश हुई थी 1667 में 10 बुक्स में, और इसके बाद रिवाइज कर दी थी 12 बुक्स के अंदर। ठीक है, तो ध्यान रखना 12 बुक्स हैं इसमें।
सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। देयर वॉज ए फ्लाई इन अ मिल्क, तो इसमें फ्रेज है पूरी, देयर वॉज ए फ्लाई इन द मिल्क, ठीक है। पुट द फॉलोइंग इनडायरेक्ट स्पीच, सेम आपको इनडायरेक्ट स्पीच बतानी है। हाउ स्मार्ट यू आर ही सेड। तो देखो कोई भी इस टाइप का सेंटेंस होता है, ये वाला जब आपको सेंस लिखा मिले तो सीधी सी समझ लेना कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आ गया। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को करने का तरीका क्या होता है, आपको फाइंड आउट करना है एक्सक्लेमेशन क्या है। एक्सक्लेमेशन क्या है मतलब आपको ये फाउंड आउट करना कि ये क्या एक्सक्लेमेट कर रहा है, मतलब किस चीज़ को लेकर सरप्राइज है, खुशी है, गम है, तो एक्सक्लेम्ड विद वही कर देते हैं हम, ठीक है। हाउ स्मार्ट यू आर, तो ही एक्सक्लेम्ड, मतलब अब देखो वो कह रहा है यार तो बहुत सुंदर है, तो इसमें कोई ज्वाय नहीं है, कोई ग्रिफ नहीं है, कोई वो नहीं है, अदरवाइज ये करते हैं ही एक्सक्लेम्ड विद ज्वाय, ही एक्सक्लेम्ड विद डैट, बट ये सिंपल सेंटेंस है तो ही एक्सक्लेम्ड डैट, बस इसने एक्सक्लेम किया है क्या कि ही वॉज वेरी स्मार्ट, ठीक है ना। हाउ स्मार्ट यू आर, तो आपको पता है यू ही में बदल गया क्योंकि किसी के लिए बोला है, तो ही वॉज वेरी स्मार्ट, तो सीधा सीधा सा सेंटेंस है ये। नेक्स्ट है फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज एन एरर, यू शुड फाइंड आउट द एरर। इफ आई एम यू, आपको पता है कभी भी ये सेंटेंस होता है ना आई वुड गिव, अब ये कंडीशनल सेंटेंस हमने बहुत बहुत अच्छे पढ़े हैं कि एक साइड ये हो तो दूसरी साइड क्या आता है, तो वुड वाले सेंटेंस में हमेशा इधर पास्ट टेंस आता है, ठीक है ना। इफ आई वर यू होता है, ध्यान रखना। जैसे ही जब भी ये कंडीशनल सेंटेंस होता है ना बच्चे, जब भी कोरी कल्पना की जाती है तो इफ के साथ आई के साथ वर लगता है। इफ आई वर बर्ड, इफ आई वर दिस, इफ आई वर दिस, तो दिस इज द, मतलब पहला ही सेंटेंस दिख रहा है कि वेरी वेरी रॉन्ग है। बहुत ही इजी पेपर दिया हुआ है, मतलब आई एम रियली सरप्राइज टू डिक्टेट दिस पेपर, कि सच में इजी पेपर है, पढ़ने वाला बच्चा सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता बच्चे, अच्छा पेपर दिया हुआ है। मतलब होप सो आपका अपकमिंग पेपर भी ऐसा ही आए, बहुत अच्छा लगेगा मुझे ऐसा आया तो। नेक्स्ट है व्हाट डज द ईडियम स्मेल एरेट्स। अब आपको पता है स्मेल एरेट का मतलब क्या होता है, कहते हैं ना यार मुझे तो यहाँ चूहे की खुशबू आ रही है, मतलब शक हो रहा है भैया मुझे, तो स्मेल एरेट का मतलब होता है सस्पेक्ट करना किसी चीज़ पे, टू सस्पेक्ट दैट समथिंग इज रॉन्ग, कुछ भी गलत चल रहा है तो उसको सस्पेक्ट करना होता है। स्मेल ए कैट, ठीक है, कैट को स्मेल करना। वीडियो तो मुझे लग रहा है काफ़ी लेंथी हो जाएगी, पार्ट 2 बना देने चाहिए मुझे इसके, क्योंकि 125 क्वेश्चन है। इन विच शेक्सपियरियन प्ले डज द फॉलोइंग ओक्योर, शेक्सपियर के किस प्ले में लाइन ओक्योर हुई हैं। द ब्राइट डे इज डन एंड वी आर फॉर द डार्क, तो ये जो अबो लाइन्स है शेक्सपियर की, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा से हैं ये लाइन्स, ठीक है। एंटनी एंड क्लियोपेट्रा से ये जो है शेक्सपियर की जो स्पेसिफिक लाइन्स दी गई हैं एक्ट 5 सीन सेकेंड से, ठीक है। तो एंटनी एंड क्लियोपेट्रा एक्ट 5 सीन सेकेंड से ये लाइन गिवन है। नेक्स्ट है ऑक्टिवा रिमा इज ए स्टेंजा इन आइम्बिक पेंटामीटर्स। तो ऑक्टिवा रिमा, ऑक्टिवा होता है 8 लाइन्स, ठीक है, जैसे ससेट्स होता है 6 लाइन, क्वाट्रेन होता है 4 लाइन, ठीक है, पेंटामीटर होता है 5 लाइन्स, तो ऑक्टिवा रिमा होता है बच्चे 8 लाइन्स, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द राइटर ऑफ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन के राइटर कौन हैं, तो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है, जिसके अंदर इन्होंने जो एक ये एक वर्क था, मतलब जॉन मिल्टन इसको पब्लिश कर रहे थे, ठीक है ना, तो जॉन मिल्टन के ही वर्क को इसने अपना एक कहते हैं ना कंप्लीशन दिया था, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन में। और फ्रांस की फ्रेंच रिवोल्यूशन को भी कुछ कुछ थोड़ा बहुत डिस्क्राइब इन्होंने किया था। विलियम वर्ड्सवर्थ का है ये, अनफिनिश्ड वर्क है बाय जॉन मिल्टन, पब्लिश्ड इन 1670। इस फेमस वर्क्स, आपको पता जॉन मिल्टन का ही वर्क था, इसने इसको कंप्लीट जो है कर दिया गया था। इन विच कंट्री इज द स्टोरी ऑफ ओथेलो सेट। ओथेलो वेनिस, ओथेलो की जो सेटिंग है वेनिस में है, तो आपको सभी ट्रेजेडीज की सेटिंग ध्यान रखना है, ठीक है, वेनिस के अंदर थी ये, मूर होता है ओथेलो। फाइंड आउट द करेक्ट प्रोवर्ब, प्रोवर्ब आपको बतानी है, मतलब एक तरह से लकोक्ति आपको बतानी है। डायमंड कट आयरन्स, डायमंड कट्स डायमंड, कहता है हीरा हीरे को काटता है, सबको पता है हीरा हीरे को काटता है, डायमंड कट्स डायमंड। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, आई वॉज बिटर कोल्ड, आई वॉज बिटर कोल्ड, अरे मैं इट वॉज बिटर कोल्ड, बिटर कोल्ड नहीं होता भाई, इट वॉज बिटरली कोल्ड, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है तो उसको बिटरली कोल्ड बोलते हैं, बिटर कोल्ड नहीं बोलते। चूज द नेम ऑफ द रोमन जनरल्स हु कॉन्क्यूर्ड इंग्लैंड इन द 43 BC। 43 BC में 43 BC में जूलियस सीजर, क्लॉडियस एंटोनी ये नहीं थे भाई। 43 BC के आसपास तो वो था ना आपका क्या है ये जो दुनिया को जीत के गया था सिकंदर, तो सिकंदर के जो एंसेस्टर्स थे ना उनका वाला टाइम था ये, ठीक है। पिक आउट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड्स अमंग द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको स्पेलिंग जो है फाइंड आउट करनी है कि कौन सी सही स्पेलिंग है प्लैटिट्यूड,
PLATITUD, यहाँ यही होती है प्लैटिट्यूड, ठीक है। प्लैटिट्यूड का मतलब होता है कोई सिंपल सी बात। इन विच ईयर गोल्सवर्दी रिफ्यूज्ड टू ऑफर एन अ नाइटहुड, गोल्सवर्दी को नाइटहुड की उपाधि दी जा रही थी बट इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था 1917 में। फिर जाके आपको ध्यान रखना है 1932 में गोल्सवर्दी को नोबेल भी मिला था, ठीक है ना। 32 या 36 मुझे कंफर्म ध्यान नहीं आ रहा है, 32 या 36 था, मतलब इसको नोबेल भी मिला था गोल्सवर्दी को। मैं कमेंट सेक्शन में लिख दूंगी राइट डेट। नेक्स्ट है हु रोड द लिलीज डेट फास्टर स्मेल फॉर द हुज वर्स देन द वीड्स, ठीक है। हु रोज लिलीज डेट फास्टर स्मेल फॉर द वर्स देन, आपको पता है यार कुछ भी मतलब लाइक जिसमें कोटेशंस बड़ी यूनिक सी मिले, शेक्सपियर से रिलेटेड मिलेगी। टीजीटी वालों को तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं भाई, आपके 4 ही आंसर होंगे, या तो शेक्सपियर या मिल्टन या वर्ड्सवर्थ, ठीक है। पीजीटी वालों को है तो वर्ड्सवर्थ, मिल्टन, गोल्सवर्दी, शेक्सपियर। तो लिलीज डेट फास्टर स्मेल फॉर हुज वीड्स, तो दीज लाइन्स ये शेक्सपियर की किसी सोनेट की हैं, तो शेक्सपियर की हैं ये, ठीक है। लाइफ ऑफ मिल्टन हैज़ बी रिटन बाई चूज द राइट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन। लाइफ ऑफ मिल्टन रिटन किसने लिखी थी, तो जो लाइफ ऑफ मिल्टन है भाई सैमुअल जॉनसन ने लिखी थी, जो डिक्शनरी वाला बंदा था जिसने डिक्शनरी भी लिखी थी, तो सैमुअल जॉनसन ने लिखी थी लाइफ ऑफ मिल्टन, ठीक है। ध्यान रखना ये सैमुअल जॉनसन की थी, और सैमुअल जॉनसन बहुत ही ज़्यादा फेमस जो है पर्सन है, द लाइफ ऑफ पोइट्स लिखने वाले बंदे हैं, इंग्लिश की फर्स्ट डिक्शनरी लिखने वाले बंदे हैं सैमुअल जॉनसन। ध्यान रखना इंग्लिश की फर्स्ट डिक्शनरी लिखने वाले बंदे हैं। What is the true from the शेक्सपियर सोनेट, शेक्सपियर के सोनेट्स के लिए क्या ट्रू है। इट इज़ एन ऑक्टेव, नो। इट हैज़ एन इंटीग्रेटेड फॉर्म, नो सच डिवीजन। इट हैज़ 3 क्वार्ट्रेन्स एंड कपलेट। बिल्कुल बिल्कुल, देखो शेक्सपियर के सोनेट्स 3 क्वार्ट्रेन, क्वार्ट्रेन होता 4 लाइन, तो 3 चौक 12, तो 12 लाइन ऐसे बन जाती थी, और लास्ट में 2 लाइन कपलेट्स। आपको पता है ना कपल 2 होते हैं तो कपलेट 2 लाइन्स होते हैं। तो शेक्सपियर के जो सोनेट्स होते हैं 3 क्वार्ट्रेन्स एंड कपलेट में लिखते थे, मतलब क्वार्ट्रेन होता 4 लाइन, मतलब 4 लाइन की 3 पहरे बनाता था, तो 4 थी 12 लाइन ये होगी, और एक कपलेट मतलब उसमें 2 लाइन होगी, तो टोटल शेक्सपियर के सोनेट में हो गई 14 लाइन, ठीक है। नेक्स्ट है फिल द गैप विद एन अप्रोप्रिएट ऑक्सिलरीज। ऑक्सिलरीज आपको बतानी है यहाँ पर, मतलब काइंड ऑफ मॉडल्स आपको बताना है। ही वॉज सो टायर्ड डैट ही स्केर्डली स्टैंड, वो इतना ज़्यादा टायर्ड था कि वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। एबिलिटी को दिखा रखी है, आप ध्यान से देखना, समझने की चीज़ें हैं बिल्कुल, कि वो इतना टायर्ड था कि वो स्टैंड नहीं कर पा रहा था, उसकी एबिलिटी को दिखा रखा। बट कैसी एबिलिटी, ही वॉज एबिलिटी ऑफ द पास्ट, तो पास्ट की एबिलिटी है तो कैन की बजाय कुड आएगा, ठीक है, तो कुड आएगा इसके अंदर, ठीक है। फिजिकल एबिलिटी बता रखी। फाइंड आउट द मिस्टेक ऑफ द सेंटेंसेस गिवन। सेंटेंस में आपको मिस्टेक बतानी है। द ड्राइवर वाज पुट इन द प्रिजन फॉर एक्सीडिंग द स्पीड, आपको द ड्राइवर वाज पुट इन द प्रिजन। अब देखो द ड्राइवर वाज पुट इन द प्रिजन, जब ये होता है ना किसी को किसी उद्देश्य के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कहते हैं ना वो स्कूल पढ़ने जाता है, वो जेल में जा रहा है, तो उसके आगे इस टाइप के प्रेपोजिशन यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो मतलब इन द प्रिजन नहीं होगा। द ड्राइवर वॉज पुट इन द प्रिजन, इन द प्रिजन नहीं होगा ना, क्योंकि प्रिजन को स्पेसिफाई नहीं कर रखा ना। द ड्राइवर वॉज पुट इन प्रिजन, तो इन द प्रिजन नहीं होगा, द नहीं लगता इनके आगे, ठीक है ना। कोई आर्टिकल नहीं लगता ना जब हम किसी स्पेशल फर्स्ट पर्पस की बात करें तो। चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। डू यू नॉट अंडरस्टैंड माई मीनिंग, अरे यार डू यू नॉट अंडरस्टैंड माई मीनिंग तो इंटेरोगेटिव है। अब पैसिव वॉइस में आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो माई डियर आपको सेंटेंस को इंटेरोगेटिव ही रखना है। अब डू है प्रेजेंट का सिंबल है तो हमें भी प्रेजेंट का ही ढूंढना है, इज, ठीक है, प्रेजेंट का ही ढूंढना। डू यू नॉट अंडरस्टैंड माई मीनिंग, इज माई मीनिंग अंडरस्टूड, ये सिंपल सा है, इज माई मीनिंग अंडरस्टूड। फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। आई वॉज अस्टोनिश एट हिज सक्सेस, ही वॉज अस्टोनिश, आई वॉज अस्टोनिश, ही वॉज अस्टोनिश ऑन हिज सक्सेस, ही वॉज अस्टोनिश फॉर हिज सक्सेस नहीं होता, हमेशा ध्यान रखना एट हिज सक्सेस होता, उसकी सक्सेस पे। इन सक्सेस, ऑन सक्सेस, फॉर सक्सेस नहीं होता, एट हिज सक्सेस होता है। फर्स्ट सेंटेंस हैविंग एट, ठीक है, क्योंकि जब हम किसी ऐसे बता रहे हैं ना सेंटेंस तो हमेशा एट आता है फिक्स चीज़ों के लिए। पिक आउट द करेक्ट एंटोनियम्स अमंग द फॉलोइंग वर्ड्स। एक्सट्रीम पॉवर्टी हैज़ रिड्यूस दैम फ्रॉम स्टेट ऑफ अपाथी। पिक आउट द करेक्ट एंटोनियम, अपोजिट सेंटेंस बताना है। अपाथी, अपाथी मीन्स होता है लाइक मतलब किसी पे वो करना, जैसे हम कहते नहीं है यार
मतलब किसी पे दया सी करना, मतलब दुखी हो के किसी पे दया करना, कहते हैं ना दयनीय स्थिति है, अपार्थिस की नीति आई थी, ठीक है ना, किसी को दबा के रखना, नीचा समझना, दया करना। तो एंथुज़म होता है, आपको पता है भाई, बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक एंथुज़म से भरा हुआ बंदा है, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन रहेगा राइट। इन विच ईयर ऑफ द जस्टिस पब्लिश, जस्टिस जो है जॉन गॉल्सवर्दी का था, जो पॉलिटिकल के ऊपर लिखा गया है, 1910 में था ये, 1910 में पब्लिश हुआ था वर्क, ठीक है, 1910 में। हु इज़ हरोल्ड क्लीवर इन गॉल्सवर्दी जस्टिस, गॉल्सवर्दी के जस्टिस में हरोल्ड जो क्लीवर है, तो वो किसने रिप्रेजेंट, मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो गवर्नमेंट काउंसिल को रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। जस्टिस इन 1910 में एक प्ले था जो ब्रिटिश राइटर जॉन गॉल्सवर्दी ने लिखा था, वो उसके कैंपियन का पार्ट था, जो कंडीशन थी ब्रिटिश प्रिजन्स की कंडीशन थी, पॉलिटिकल, उसके ऊपर दिखाया गया था। तो हरोल्ड क्लीवर जो है इसके अंदर गवर्नमेंट काउंसिल को रिप्रेजेंट किए हुए हैं, ठीक है। तो बच्चे मुझे लग रहा है वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, इसका मैं पार्ट 2 बना देती हूँ, ठीक है। यूपी टीजीटी प्रीवियस पेपर 2013, इट्स अ पार्ट 1 एंड इट्स अ पार्ट 2। होप यू लाइक द पार्ट 1। इफ़ यू लाइक देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, जो भी यूपी का एग्जाम दे रहे हैं भाई उनके साथ शेयर भी कर लो, ठीक है। वैसे तो मैं अपने बच्चों को ये प्रैक्टिस करवा रही थी, फिर मुझे लगा इस वीडियो को यूट्यूब पर ओपन कर देते हैं, सबकी हेल्प हो जाएगी, और इसका पार्ट 2 भी बनाती हूँ मैं, ठीक है। पहले बताना पार्ट 1 कैसे लगा। बाय बाय, टेक केयर।